विष्णु जी के 10 अवतार के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ये पूरी एक इवोल्यूशनरी जर्नी को दिखाते हैं, ये आपने शायद नहीं सुना होगा। क्योंकि हमारे देश में एक दिक्कत है कि हम अपनी ही चीजें दूसरों से सीखते हैं, जैसे इवोल्यूशन के लिए चार्ल्स डार्विन। लेकिन आज 2026 में साइंटिस्ट खुद ये मान रहे हैं कि दशावतार का सीक्वेंस इवोल्यूशन से मैच करता है। सवाल ये नहीं है कि डार्विन सही थे या गलत, सवाल ये है कि हमारे ऋषियों को ये सब सालों पहले कैसे पता था। पर उससे पहले एक चीज क्लियर करिए दिमाग में कि 10 अवतार रैंडमली नहीं आए। भगवत पुराण में क्लियरली लिखा है कि हर अवतार एक स्पेसिफिक क्राइसिस के रिस्पॉन्स में आता है, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और जब आप इन 10 अवतारों को सीक्वेंस में देखते हो तो मत्स्य से लेकर इंसान तक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाई देता है, जो डार्विन ने 1859 में डिस्क्राइब किया था। ये कोइंसिडेंस है या कुछ और? आइए आज के इस वीडियो में ये पूरा पैटर्न समझते हैं। पहला अवतार मत्स्य। सोचिए कि विष्णु जी ने पहला अवतार एक मत्स्य यानी मछली का ही क्यों लिया? हाथी क्यों नहीं, शेर क्यों नहीं? आइडिया मनु को प्रलय के बारे में जानकारी देने का था और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता था। पर साइंस के हिसाब से देखें तो पृथ्वी पर पहला कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म एक्वाटिक था, समुंदर में लगभग 4 अरब साल पहले। और मत्स्य पुराण में एग्जैक्टली ये लिखा भी है। मत्स्य पानी से निकला और पानी में रहा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये प्रमाणित सच है कि जीवन की शुरुआत पानी से हुई है। और हमारे पुराणों ने भी इसके बारे में दशावतार के द्वारा बताया, जो डार्विन ने साइंस के थ्रू डिस्कवर किए। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। और अभी आप आगे देखिएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। दूसरा अवतार कुर्मा। अब यहां एक चीज नोटिस करिए जो काफी लोग मिस करते हैं। कछुआ क्या होता है? रेप्टाइल, और ये पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी, दोनों वर्ड्स का क्रिएचर। और इवोल्यूशन में 310 मिलियन साल पहले एग्जैक्टली यही हुआ। वर्टिब्रेट्स ने पानी से जमीन पर आना शुरू किया। ये इवोल्यूशन का अगला सबसे बड़ा स्टेप था। और विष्णु पुराण में भी कुर्मा अवतार के बारे में ऐसा ही लिखा है, वो जो समुद्र की गहराई में भी है और मंदार पर्वत को भी थामता है। देखिए, यहां पे भी एक कछुआ चूज करना रैंडम नहीं था। फिर से कोई एक्वेटिक एनिमल चूज कर सकते थे जो स्टेबिलिटी और फ्लैट सरफेस प्रोवाइड करता समुद्र मंथन के लिए, जैसे ब्लू व्हेल। लेकिन चूज किया गया वो क्रीचर जो एग्जैक्टली उस ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है, पानी से जमीन तक का पहला कदम। पहले मछली, अब कछुआ। आपको अब शायद थोड़ा पैटर्न दिख रहा होगा, लेकिन रुकिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरू हुआ। तीसरा अवतार वराह, जो पूरी तरह जमीन पर रहता है, पानी का कोई नाम नहीं। ये अवतारों का प्रोग्रेशन कोई राइटर ने नहीं सोचा था, ये इवोल्यूशन है। वराह पुराण में लिखा है, उसने धरती को गहरे पानी से उठाया और जमीन पर एस्टैब्लिश कर दिया। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से सोचिए। धरती यानी लाइफ पानी से निकालकर जमीन पर आ गई परमानेंटली। और साइंस कहती है एग्जैक्टली यही हुआ। 250 मिलियन साल पहले मैमल्स ने जमीन पर अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया था, पूरी तरह बिना पानी के। डायनासोर्स गए, आइस एजेस आए, सब कुछ बदला, लेकिन मैमल्स रुके जमीन पर। वराह अवतार ने धरती को पानी से उठाया, इवोल्यूशन ने लाइफ को पानी से उठाया। एक ही बात दो अलग जुबान। 3 अवतार हो गए, 3 इवोल्यूशनरी स्टेप्स हो गए, लेकिन अभी और चौंकाने वाली बात आने वाली है। चौथा अवतार नरसिम्हा, आधा इंसान आधा शेर, एग्जैक्टली बीच में, न पूरा जानवर न पूरा इंसान। अब देखिए, 5 से 7 मिलियन साल पहले इवोल्यूशन में भी एक ऐसा मोमेंट आया था, ग्रेट एप्स से होमिनिड्स की तरफ ट्रांजिशन। ये क्रीचर्स न पूरे जानवर थे न पूरे इंसान, ये थे इन दोनों के बीच के। 1974 में इथियोपिया में 3.2 मिलियन साल पुरानी फॉसिल मिली। साइंटिस्ट ने उसे देखा और कहा, ये न पूरी एप है न पूरी ह्यूमन, एग्जैक्टली बीच में। और भगवत पुराण में नरसिम्हा का डिस्क्रिप्शन कहता है कि ना वो मनुष्य हैं ना वो जानवर हैं, लिटरली इन एग्जैक्ट वर्ड्स। सीरियसली, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, इतना स्पेसिफिक, इतना एग्जैक्ट। कुछ तो था जो उन्हें पता था। 4 अवतार, 4 इवोल्यूशनरी स्टेप्स। चलिए आगे के अवतार देखते हैं। 5वां अवतार वामन। पहली बार कोई अवतार पूरे इंसान के रूप में, लेकिन बौना। और साइंस भी एग्जैक्टली यही कहती है,
सबसे पहले के होमोसेपियंस फिजिकली डोमिनेंट नहीं थे। लिमिटेड पावर थी, लिमिटेड रीच थी। दुनिया में बड़े बड़े जानवर थे, मैमथ्स, जायंट बियर्स, लेकिन इंसान कमजोर, फिजिकली इनसिग्निफिकेंट। अगर ऐसा था तो फिर सरवाइव कैसे किए? इंटेलिजेंस, वही चीज जो विष्णु जी के उस अवतार वामन के पास थी। वामन बौना था, लेकिन उसने 3 कदम में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। फिजिकली छोटे थे लेकिन मेंटली इनफाइनाइट। अर्ली ह्यूमंस भी एग्जैक्टली ऐसे ही थे। बॉडी छोटी लेकिन दिमाग में कुछ ऐसा था जो किसी और जानवर के पास नहीं था। वो सोच सकते थे, प्लान कर सकते थे, फ्यूचर इमेजिन कर सकते थे। और भगवत पुराण में वामन को एक और नाम दिया गया है, उपेंद्र। स्मॉल इन फॉर्म बट इनफाइनाइट इन पोटेंशियल। अब आपको ये इवोल्यूशन क्लियर होता लग रहा होगा, पर अब वो मोमेंट आने वाला है जब इंसान ने पहली बार अपने हाथ में एक चीज उठाई और सब कुछ बदल गया। चलिए देखते हैं 6वां अवतार, परशुराम। इस अवतार ने अस्त्र उठाया, यानी टूल्स। आप देखेंगे परशुराम के हाथ में हमेशा क्या होता है? एक फरसा। हर जगह, हर पेंटिंग में, हर स्टैच्यू में कहीं भी उन्हें बिना फरसे के डिस्क्राइब नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि वो फरसा सिर्फ एक हथियार नहीं है, वो एक सिंबल है उस रिवॉल्यूशन का, जब इंसान ने पहली बार एक पत्थर उठाया और उसने हथियार बनाया। स्टोन एज, न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन, फायर। ये वो टर्निंग पॉइंट था जब एक फिजिकली कमजोर छोटा सा क्रीचर इस प्लैनेट का मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज बनने वाला था, सिर्फ हथियार की वजह से। और एक इंटरेस्टिंग बात, कहते हैं कि परशुराम अमर है और आज भी जिंदा है। और टूल्स का कॉन्सेप्ट भी इमॉर्टल यानी अमर है। पहले हाथ में पत्थर था, फिर फरसा, फिर गन, और आज स्मार्टफोन है। टूल्स बदल गए हैं, इंसान नहीं बदला। 7वां अवतार, राम। अभी तक के 6 अवतार सर्वाइवल के लिए थे। कोई रूल्स नहीं, सोसाइटी, लॉज, कुछ नहीं था। पहली बार सिविलाइजेशन, लॉज, फैमिली स्ट्रक्चर आया। और साइंस के हिसाब से करीब 10,000 साल पहले एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन आया। सिटीज बनी, लॉज आए, मार्केट्स बने, फैमिलीज बनी। पहली बार एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी बनी। और राम का एग्जैक्ट टाइटल देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा यानी बाउंड्रीज, रूल्स, ऑर्डर। ये वर्ड मर्यादा रैंडमली नहीं चूज किया गया था। सिविलाइजेशन का पहला स्टेप क्या होता है? बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करना। और रामायण की पूरी कहानी क्या कहती है? एक राजा जो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। चाहे वनवास मिले, चाहे पत्नी बिछड़ जाए, चाहे पूरी दुनिया साथ ना हो, वो रूल्स फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं बिना रूल्स के सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो 7 अवतार, 7 स्टेप्स, लेकिन अभी भी कुछ कमी थी जो 8वें अवतार में चेंज हुई। 8वां अवतार, कृष्ण जी। पानी में तैरने वाली मछली से लेकर एक पूरी सिविलाइजेशन बन गई, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं करता था उसे। जैसे रूल्स थे तो फॉलो करना था, ड्यूटी थी तो निभाना था। फिर कृष्ण जी आए और सब कुछ उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा रूल्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रूल से बड़ी चीज है अंडरस्टैंडिंग। कुरुक्षेत्र का मैदान देखिए, जब अर्जुन रणभूमि में अपने परिवार वालों के समक्ष टूटा हुआ खड़ा था, कोई और अवतार क्या करता? शायद कह देता तुम्हारी जिम्मेदारी है तो लड़ना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन के सारे जवाब देने लगे, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि इंसान को कोई भी कर्म करने से पहले उसका कारण, उसकी समझ होना बहुत जरूरी है। और साइंस कहती है कि इवोल्यूशन के प्रोसेस में हमारे ब्रेन में मॉरल रीजनिंग, इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी, एम्पैथी जैसी चीजें सब एक साथ एक ही टाइम पीरियड में डेवलप हुई। और कृष्ण में भी ये सारे गुण थे, इसलिए कृष्ण को पूर्ण अवतार भी कहा जाता है। 8 अवतार, 8 स्टेप्स, और अब इंसान के पास सब कुछ था, टूल्स, सिविलाइजेशन, इंटेलिजेंस, विजडम। लेकिन फिर भी कुछ तो मिसिंग था। बाहर की दुनिया तो कॉन्कर हो गई थी, लेकिन अंदर की अभी भी अनजान थी। और यहां आता है विष्णु जी का 9वां अवतार, बुद्धा। सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार थे। उनके पास सब कुछ था, धन, दौलत, ताकत, शोहरत, परिवार, प्रजा, सब कुछ। और फिर एक दिन उन्होंने महल से बाहर कदम रखा और देखा एक बूढ़े आदमी को, एक बीमार व्यक्ति को, एक लाश को, और वो टूट गए। ये सब क्या है? दुख क्यों है? इसका अंत कैसे होगा? और इन सब सवालों का जवाब ढूंढते हुए वो बोध गया पहुंच गए, जहां उनका परिवर्तन बुद्धा में हो गया। और उन्होंने जाना कि ये दुख बाहर से नहीं आता, दुख अंदर से आता है, और मुक्ति भी अंदर से ही मिलती है। ये इवोल्यूशन का वो स्टेप है जब इंसान ने पहली बार रियलाइज किया बाहर की दुनिया कॉन्कर करने से
अंदर की शांति नहीं मिलती। और साइंस भी आज ये प्रूव कर रहा है। जैसे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडीज बताती हैं कि जो लोग रेगुलरली मेडिटेट करते हैं उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बड़ा होता है, उनका स्ट्रेस रिस्पॉन्स अलग होता है, उनकी एम्पैथी लेवल ज्यादा होती है। जो बात बुद्धा ने 2500 साल पहले कही, साइंस आज वो कह रही है। 9 अवतार्स 9 स्टेप्स, मछली से शुरू हुआ ये सफर अब एक इंसान तक पहुंच चुका है जो अपनी ही कॉन्शियसनेस एक्सप्लोर कर रहा है। लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, एक और स्टेप बाकी है। 10वां अवतार कल्कि। ये दुनिया देखिए, झूठ, करप्शन, इंसान इंसान को मार रहा है, धरती को तबाह कर रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, वैल्यूज खत्म हो रही है। स्क्रिप्चर्स में इसका एक नाम है, कलयुग, अधर्म का युग। और कलयुग के अंत में एक अवतार आएगा, कल्कि। कल्कि पुराण में डिस्क्रिप्शन है, संबल गांव में जन्म लेंगे, विष्णु यश के घर, सफेद घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में चमकती तलवार, और वो इस युग की पूरी करप्शन, पूरा अधर्म खत्म कर देंगे और एक नई सृष्टि शुरू होगी, सत्ययुग की। अब यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मत्स्य अवतार से लेकर बुद्धा तक हमने साइंस के बहुत ही पावरफुल कनेक्शन देखे, लेकिन कल्कि अवतार का क्या कनेक्शन है? अब देखिए, हिस्ट्री में पहली बार हम अपना इवोल्यूशन खुद डिजाइन कर रहे हैं। इवोल्यूशन नेचुरल नहीं रहा, इवोल्यूशन चॉइस बन गई है। और कल्कि पुराण में लिखा है कि अगला अवतार यानी कल्कि ऐसा होगा जो ना पहले कभी देखा गया ना सोचा गया। एआई के बारे में भी एग्जैक्टली यही कहते हैं लोग। मैं आपको कोई आंसर नहीं दे रहा, कोई ओपिनियन नहीं बना रहा, मैं सिर्फ एक पैटर्न दिखाना चाह रहा हूं जो सालों पहले लिखा गया था और जो आज हमारे सामने अनफोल्ड हो रहा है। 9 बार पैटर्न सही निकला, 9 बार स्क्रिप्चर और साइंस मिले। तो 10वीं बार क्या होगा? नीचे कमेंट्स में बताइएगा। तो मत्स्य से कल्कि तक ये सिर्फ 10 अवतार नहीं है, ये सालों पुराना एक रोड मैप है। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो कहते हैं कि इंडियन माइथोलॉजी सिर्फ अंधविश्वास है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही नई वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।